दोस्तों, पिछले काफी समय से अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की जो सौतेली बेटी हैं ईशा वर्मा, वो उन पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी। उन्होंने कई तरह के उन पर आरोप लगाए। बाद में एक खबर ये आई कि रूपाली गांगुली ने 50 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस ईशा वर्मा को भिजवा दिया है। और उसके बाद अपडेट्स ये रहे कि ईशा वर्मा ने रूपाली के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया और साथ ही बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट भी कर दिए। अब इन सारी बातों के बीच लग ये रहा है कि क्या ईशा वर्मा ने कुछ झूठ बोला था या फिर ईशा वर्मा कुछ ऐसी बातें कह रही थी जिनके पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है। आप जानते ही हैं कि रूपाली गांगुली की जो वकील हैं सना रईस खान, उन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया, उस बारे में कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए के मानहानि के नोटिस देने की जो सलाह है ये सना रईस खान ने दी थी। और ये सना रईस खान की सलाह का ही असर है कि आज रूपाली गांगुली की बेटी ईशा वर्मा पूरी तरह से शांत हैं। और अब लोग ईशा वर्मा को भी गलत समझ रहे हैं कि अगर ईशा सच बोल रही थी तो आखिर क्या वजह है कि वो अब शांत हो गई हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट है मेरे सामने खुली हुई है जिसमें कहा गया है कि सना रईस खान कहती हैं कि कानून का डंडा पड़ते ही ईशा वर्मा ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रूपाली गांगुली ने नोटिस क्यों भेजा था। सना कहती हैं कि 50 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजने के पीछे रूपाली गांगुली की अपनी एक वजह थी। ईशा वर्मा ने अपने विवाद में एक्ट्रेस के बेटे को भी घसीटा था और बेटे को नाजायज बताया था। और कहते हैं कि रूपाली गांगुली को यही बात सबसे ज्यादा चुभ गई थी और उसके बाद रूपाली ने उन्हें नोटिस भेजने का फैसला लिया। सना रईस खान यह भी कहती हैं कि ईशा वर्मा ने रूपाली गांगुली पर तरह तरह के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने उनके बेटे रुद्रांश को भी नाजायज बताया। जब इतनी ज्यादा बदनामी हो गई तब रूपाली ने मानहानि का नोटिस भेजने का फैसला किया। मैं आपको बता दूं कि रूपाली के अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा से बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं। रूपाली ने यह भी कहा था कि शुरुआत में उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि ईशा उनके बारे में इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, क्योंकि दोनों के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। उस सब के बीच एकाएक अचानक से इस तरह के आरोप लगना और उसके बाद रूपाली गांगुली का उन्हें नोटिस भेजना और फिर ईशा वर्मा का चुप हो जाना बहुत कुछ कहता है। दूसरी तरफ रूपाली गांगुली का जो शो है अनुपमा, वो टीआरपी चार्ट्स में काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जिस तरह की उनकी रियल लाइफ इमेज बनी है रूपाली गांगुली की, कहा गया कि अनुपमा में जो काव्या का कैरेक्टर है वो बिल्कुल ऐसा है। तो तमाम लोगों ने कंपैरिजन करने भी शुरू कर दिए कि रूपाली क्या बिल्कुल काव्या की तरह है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हमने अखबारों में देखी। अब ये कहा जा रहा है कि रूपाली गांगुली ने एक ही झटके में सारा सच साबित कर दिया है, क्योंकि अगर ईशा वर्मा की बात में दम होता तो फिर ईशा उस मानहानि के नोटिस का जवाब देती। और सबसे बड़ी बात है कि ईशा इस तरह से चुप नहीं बैठती। अब इस सब के बीच सवाल यह भी है कि क्या रूपाली गांगुली की इमेज को जो धक्का लगा है वो पूरा हो सकता है? क्या लोगों के जहन से ये सारी बात अब हट सकती है कि रूपाली की सौतेली बेटी ने उनके बारे में क्या क्या कहा था? या ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो एक एंटरटेनमेंट का एपिसोड बनकर रह गया, एक गॉसिप का एपिसोड बनकर रह गया, जिसमें लोगों ने ईशा वर्मा को पहचान लिया, क्योंकि ईशा वर्मा को कोई शोहरत हासिल नहीं थी, कोई उन्हें जानता नहीं था। लेकिन अब इस पूरे एपिसोड के सामने आने के बाद लोग अब बातें करेंगे। दूसरा, हम अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरुआत से ही इस मामले में बदनाम रही है कि जो फिल्मों में काम करने वाली हीरोइंस होती हैं, टीवी में काम करने वाली बड़ी हीरोइंस होती हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं घर तोड़ने के। आप अगर पुराने समय की बात करें तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर भी किसी ज़माने में आरोप लगा था, श्रीदेवी पर यह आरोप लगा, और ऐसे तमाम बड़े नाम और चेहरे हैं जिन पर यह आरोप जब तक लगता रहा है। उस सब के बीच आम लोगों के बीच में जो इमेज है वो एक इस तरह की है कि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं, आप एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा हैं, आपके पास बहुत सा पैसा है, शोहरत है, तो फिर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीने लगते हैं। और शायद इसी का अंजाम होता है कि ईशा वर्मा जैसे कैरेक्टर्स आते हैं और फिर आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आज एक बात अपनी जगह पर पूरी तरह से सही है कि इस मानहानि के नोटिस के बाद आखिर ईशा वर्मा शांत क्यों हुई? क्या उन्होंने जो भी कहा था वो पूरी तरह से गलत था, या ईशा वर्मा ने जो भी कहा उसको साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है? इसके अलावा एक बात और भी है कि
इस तरह की बयानबाजी करने के बाद ईशा वर्मा को इसका क्या फायदा हुआ? अगर ईशा चुप रहती और जो उन्होंने कहा था वो न बोलती तो क्या हो जाता? क्या ईशा किसी तरह से रूपाली गांगुली से ईर्ष्या रख रही थी, उन्हें एक्सपोज करना चाहती थी, कोई पुरानी झुंझलाहट या खिसियाहट थी जिसे निकालना चाहती थी, या उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा करके वाकई अपना मकसद पूरा कर लिया है? दूसरी तरफ बात है रुद्रांश की, जिनके बारे में कमेंट करने के बाद रूपाली काफ़ी गंभीर हो गई और उन्होंने एक कानूनी एक्शन लिया। अक्सर बच्चों पर भी इस तरह की बातों का बहुत ख़राब असर होता है। हम अभिषेक ऐश्वर्या वाले मामले में देख ही रहे हैं, जब से अभिषेक और ऐश्वर्या की खबरें आनी शुरू हुई हैं, हर कोई आराध्या के पर्सपेक्टिव से भी इन पूरी खबरों को देख रहा है कि आप एक आम दर्शक के अलावा एक बेटी के तौर पर सोचें कि आपके माता पिता के बारे में इस तरह की बातें अगर छप रही हों और आपको मालूम है कि आपके माता पिता फिलहाल तो एक साथ हैं ऑफिशियली, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो वो बच्चों पर किस तरह से असर करता है। एक और बात यहाँ पे समझनी होगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले ऐसे चेहरों को हम अक्सर बहुत मामलों में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मुझे याद है अभिषेक ने अपने विदेश दौरे के दौरान जो एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं, हम सेलिब्रिटी हैं, हमें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप मीडिया वाले हैं, आपको कोई ना कोई स्टोरी फाइल करनी होती है, आई एम स्टिल मैरिड, ये कहते हुए उन्होंने अपनी अंगूठी भी फ्लॉन्ट की थी जो शादी की अंगूठी है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर आपको सेलिब्रिटी होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है, फिर चाहे वो ऐश्वर्या और अभिषेक वाला मामला हो या रूपाली वाला मामला हो। आपके बारे में क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है आपके ज़िंदगी में झांकने के लिए, आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए एक तरह से, और उसके बाद मीडिया उन कहानियों को बेचता है। और ये अभी अमिताभ बच्चन ने जो हाल ही में ब्लॉग लिखा है उसमें भी उन्होंने बात कही है, जब उन्होंने ऐश्वर्या अभिषेक पर बिना नाम लिए जो कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि अटकलें सिर्फ अटकलें होती हैं और अटकलों में कुछ सच नहीं होता, और आप जब कोई खबर देते वक्त एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी उस बात पर यकीन करे, बिलीव करे, लेकिन साथ ही आप उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ मामला ईशा वर्मा वाला भी इसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वरना रूपाली गांगुली के नोटिस के बाद कोई वजह नहीं थी ईशा वर्मा के पास शांत होने की। अब ईशा वर्मा का शांत हो जाना और नोटिस का जवाब न देकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को रेस्ट्रिक्टेड कर देना और सारी बातें अब न बोलना, साथ ही कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं ईशा वर्मा के मन में एक इस बात का चोर ज़रूर है कि अब वो मुश्किल में फंस सकती हैं। तो दोस्तों, इस पूरे एपिसोड के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है ईशा वर्मा पूरी तरह से झूठ बोल रही थी, या आपको लगता है कि रूपाली गांगुली के कानूनी नोटिस के बाद वो चुप हो गई हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कानूनन कोई उन पर एक्शन होता है तो उन पर काफ़ी भारी पड़ेगा, या आपको लगता है कि उनके बीच कोई सुलह समझौता हो गया है ये कानूनी नोटिस पहुंचने के बाद? इस पूरे मामले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले आई एम श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके।